हम पहली बात, हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते हमारी फ्रेंचाइजी, कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। हमारा एक ही मोटो है कि आपकी दुकान जो खुलेगी वो सबसे एरिया में सबसे टॉप होनी चाहिए। 80 से 90% आदमी जो है वो खाली हाथ लौटता है ड्यू टू उसको माल नहीं दिया जाता, क्योंकि बोला जाता है कि आप हमारे होलसेलर से माल ले लो। अब उससे माल लेंगे तो होलसेलर भी पैसा कमाएगा। तो ये गैप को मैंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। हमारे यहाँ पे कोई ना नहीं है उनको कि आप 25,000 से हमसे माल नहीं ले सकते, आपके पास में जितना पैसा है उससे व्यापार चालू कर सकते हो। हमारे यहाँ पे हर मंथली एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि डेड स्टॉक को कैसे निकाले, वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग बताते हैं कि माल को कैसे निकाला जाता है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये कभी बंद नहीं होने वाले हैं। जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक वो कपड़ा रहेगा और कपड़े की परिभाषा बदल सकती है। आज मैं एथेनिक पहन रहा हूँ, कल वेस्टर्न पहनूंगा, कल कैजुअल पहनूंगा। आपको सोचना ही नहीं है कि काम कैसे करना है, आपकी दुकान कैसे बनेगी, दुकान CCTV कैसे लगेगा, कौन सा माल परचेज होना है, किस तरीके से SOP बनेगी, हर एक चीज। तो 0 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का सफर, ये सफर आसान नहीं होता। कितने लोग तो सारी जिंदगी लगा देते हैं, तो 100 करोड़ तक का सफर ये आपने कैसे हासिल किया? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसकी ग्रोथ 10% CAGR के हिसाब से हो रही है। 2030 तक ये इंडस्ट्री $350 बिलियन की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाला हूं ये टेक्सटाइल के है। जी हाँ दोस्तों, सूरत से आज एक ऐसे ब्रांड ऑनर के साथ हम बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने 4 सालों में 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर किया है अपने बिजनेस में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं केसरिया टेक्सटाइल के फाउंडर रितेश मोदी जी। आज हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से आप भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करके एक सुनहरा भविष्य तलाश सकते हो, और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने 0 से 100 करोड़ या उससे बड़ा अंपायर बिल्ड किया है। तो आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं रितेश जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए। सर, आप सूरत से स्पेशली आज आप अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आए हो, लोगों को बताने के लिए आए हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना बड़ा भविष्य है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के गाँवों का। और आज हम आपसे ऐसी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले जो शुरुआत में करूंगा कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ काम करना है, मुझे वुमेन्स वियर, मेंस वियर या फिर इस कैटेगरी पे काम करना है? देखिए, कोई भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं सिक्का राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और सूरत 2011 में आया। तो यहाँ पे जब आया तो ये सोचा था कि यहाँ पे 2-4 महीने रुक के देखते हैं कैसा है माहौल, अगर समझ में आया तो रुकेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मुझे जब काम करना, हम टेक्सटाइल का काम स्टार्ट किया, समझ में आया कि बातचीत समझ में आई, लोगों का व्यवहार देखा, कपड़ा कैसे जा रहा है, पूरी सूरत से वर्ल्ड वाइज कपड़ा जा रहा था। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे कपड़े के अंदर दिखी। तो मैंने यही सोच लिया कि मुझे अब कपड़े की इंडस्ट्री में ही आना है। अब कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम कैसे सक्सेस होता है कि आपको लर्निंग करनी पड़ती है। किसी भी काम की शुरुआत होती है विदाउट लर्निंग से। विदाउट लर्निंग से आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। या तो आप समय के साथ में ठोकर खा खा के सीखते जाओ, या पहले लर्निंग कर लो और उसको फिर एग्जीक्यूट करो, तो वो एक्सपीरियंस लर्निंग का आप साथ में लेते हुए चलो। तो मैंने लर्निंग का रास्ता अपनाया, धीरे धीरे लर्निंग की, काम सीखा, बिजनेस मॉडल सीखा। तो सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक समस्या जो थी वो मार्केट गैप, मैंने अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा कि था क्या, वहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, नई दुकान खोल रहे हैं कपड़ों की, तो वो मैन्युफैक्चरर के साथ में डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा था। ड्यू टू उसको वहाँ पे जब वो सूरत आता है, मैन्युफैक्चरर से वो बातचीत करता है, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है ये आइटम की आपको इतनी साड़ी मिनिमम लेनी ज़रूरी है। तो एक सिंगल डिजाइन की 300 साड़ी चाहिए, 200 साड़ी है, एक पार्सल आपका 120 साड़ी का आपको लेना कंपलसरी है। तो वो अब एक छोटा दुकानदार जिसका बजट 5 लाख का था, 10 लाख का बजट था, वो एक पार्सल एक डिजाइन का लेके क्या करे, अपनी वेराइटीज नहीं बनती थी, उसको मना कर दिया जाता था। तो वो खाली हाथ यहाँ से सूरत से लौटता था। तो मैंने ये गैप बहुत बड़ा देखा कि हर इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो भी आ रहा है, कुर्ती के लिए आ रहा है, सूट के लिए आ रहा है, उसको मना कर दिया जाता है और वो खाली हाथ लाखों रुपए लाने के बावजूद भी वो रिटर्न जा रहा है। तो मैंने एक गैप देखा, धीरे धीरे इसका एनालिसिस किया कि इतने कितने लोग हैं कि सूरत के अंदर आ रहे हैं और वो खाली हाथ जा रहे हैं। तो देखते देखते समझ में आया कि यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ उतरते हैं और रोज़ उसमें से
80 से 90% आदमी जो है वो खाली हाथ लौटता है ड्यू टू उसको माल नहीं दिया जाता, क्योंकि बोला जाता है कि आप हमारे होलसेलर से माल ले लो, हम जो जिसको सप्लाई दे रहे हैं उसी से माल ले लो। अब उससे माल लेंगे तो होलसेलर भी पैसा कमाएगा, तो 10-15% 20% का वो मार्जिन कमाएगा, तो उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। नया दुकानदार को एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ये गैप को मैंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की शुरुआत करी, जहाँ पे आप आइए, एक मैन्युफैक्चरर से आपको जितना माल चाहिए, 1 सेट चाहिए, 5 सेट चाहिए, एक पार्सल चाहिए, एक डिज़ाइन के अंदर जो आपको क्वांटिटी चाहिए हम लोग देने को तैयार हैं। तो एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से एक घर से बिजनेस करने वाला या नया स्टार्टअप करने वाला वो जुड़ने लग गया, और ये कारवा हमारा डे बाई डे बढ़ता गया, और इंडिया के अंदर इतनी दुकानें ओपन होती है तो उसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के हम लोगों ने उसको सप्लाई देना स्टार्ट किया। मतलब कि आपने एक बहुत बड़ी नॉलेज दी यहाँ पर कि आपको कोई भी बिजनेस में हो वहाँ पर देखिए गैप्स क्या हैं, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए और उसका सॉल्यूशन अगर आप दे पाएंगे तो यकीनन उस बिजनेस में आप बड़े बन पाएंगे। जैसे आपने केसरिया टेक्सटाइल की शुरुआत की। बिल्कुल। आपने केसरिया टेक्सटाइल की शुरुआत कब की? और शुरुआती दौर में हर किसी को कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल्स आते ही हैं। आप कितनी भी मेहनत करिए, आप कितना भी पैसा लगाइए, उसके बावजूद भी शुरुआती दौर बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ तो सिखा कर जाता है। तो अगर हम जानना चाहें आपसे, आपके बारे में कि केसरिया टेक्सटाइल की शुरुआत कैसे हुई और आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने एक मार्केट गैप देख के हम लोगों ने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सोचा। अब जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे कि इस काम को किया कैसे जाए और कस्टमर कैसे आएंगे। अब हमें मल्टीपल्स वैरायटी बेचनी और छोटे छोटे लोट पे माल बनाना देना है। माल तो उतना ही क्वांटिटी बनाना है। हाँ जी। कि ये एक मील के अंदर 1200 साड़ी बनती है एक डिजाइन की, वो कंपलसरी हमें बनानी जरूरी थी। अब 1200 साड़ी बनाने का मतलब होगा 200 सेट, 6 साड़ी का एक सेट होता है, तो 200 सेट हमें बनाने। अब हमें एक एक सेट अगर बेच रहे हैं तो 200 कस्टमर्स की जरूरत है एक डिजाइन को पूरा खत्म करने के लिए। तो ये एकदम टास्क था हमारे लिए कि ऐसे इस माल को बेचेंगे कैसे, रोज नई डिजाइन्स बनानी है और कस्टमर्स भी ज़्यादा चाहिए जिनको हम लोग माल सप्लाई करें। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आया। दूसरा चैलेंज था कि सूरत के अंदर जो कस्टमर्स आ रहे थे वो दलाल लोगों के संपर्क में बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल। तो दलाल लोग सूरत में क्या है, ऑटो वाला भी दलाल है, होटल वाला भी दलाल है, राहगीर चलता फिरता भी दलाल है, एजेंसी सिस्टम अलग हो गया। दलाल बोल के वो लोग थे, तो वो सूरत आते थे, कस्टमर बोलते थे कि आपको माल चाहिए मैं दिला देता हूँ, तो वो कहीं से भी माल दिला देते थे। तो उनका कमीशन 10 से 15% था। अब हम लोगों को रेट वाइज कपड़ा देना है, इसलिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी खोली है। अगर वो 15% 10% का कमीशन दलाल को दूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं होलसेलर को कपड़े देने लग जाऊँ। फिर बिल्कुल ठीक बात है। हमारा मोटो था कि हमें एंड कंज्यूमर को, जो एंड कंज्यूमर है उसको सस्ता प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमारे रिटेलर्स के द्वारा। जो नया स्टार्टअप कर रहा है उनको सस्ता कपड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि 15% का हम लोग कम से कम फायदा देना चाहते थे। तो वो सोशल मीडिया से हमने अवेयरनेस दी। हम लोगों ने जो चीज़ें, हम लोगों ने जितनी प्रोडक्ट बनाए उसको एक लिमिटेशन दायरे के अंदर एक रेंज बनाई कि हमें साउथ के अंदर इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, नॉर्थ के अंदर ये बनाना है, वेस्ट के अंदर काम करेंगे तो ये बनाना है, ईस्ट के लिए प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाए, एक प्लेस के ऊपर हम लोग सब कुछ लेके आए, मल्टीपल्स वैरायटी लेके आए। तो धीरे धीरे कस्टमर्स जुड़ने लगे, कस्टमर्स आने लगे, और कस्टमर आने से विश्वास ये हुआ कि आज मार्केट में 15 से 20% रेट हमारी सस्ती है। तो कस्टमर्स का रिपीट आया, और जो माल जो गया उसको अच्छा लगा, तो रिपीटेशन के कारण हमारा जो माल 200 सेट था वो 0 पे पहुंच गया, कम वॉल्यूम, कम ग्राहक होने के बावजूद भी। आज तो भगवान की दया से हमारे पास में रोज हुजूम आता है ग्राहकों का, और माल रहता ही नहीं है सप्लाई करने के लिए। तो 0 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का सफ़र, ये सफ़र आसान नहीं होता। बिल्कुल। कितने लोग तो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं तो कुछ करोड़ तक पहुंच पाते हैं। 100 करोड़ तक का सफ़र ये आपने कैसे हासिल किया? बिल्कुल सर, देखिए 100 करोड़ का जो हम लोगों ने टारगेट जो था वो हमारा उस टाइम टारगेट ही नहीं था। हमारा जब स्टार्ट किया 2021 में, तो हम लोगों का टारगेट था कि 10 करोड़ की सेल को अचीव करना है। लेकिन पहले साल ही 26 करोड़ रुपए की हमारी सेल आ गई थी। तो 26 करोड़ रुपए की पहले साल सेल आई, तो हम लोगों ने एनालिसिस किया कि हमारे पास में पोटेंशियल बहुत है, ग्राहक भी अच्छे हैं, ग्राहक लॉयल भी है, रिपीट रेशियो अपना बहुत अच्छा है। तो अपन ग्राहक को और ज़्यादा क्या वैरायटी दे जिससे अपना वॉल्यूम अपन बढ़ा सकें। तो हमारे पास में सिर्फ एक साड़ी सब्जेक्ट था 2021 में। फिर हम लोगों ने एड ऑन किया कुर्ती को, फिर सूट को एड ऑन किया, लहंगे को किया, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर को किया, वेस्टर्न वियर को किया, बॉटम वियर को एड ऑन किया। इससे हमारी 5-5 करोड़ की, 4-4 करोड़ की सेल
हर डिपार्टमेंट वाइज अगले साल बढ़ गई, तो सीधा वॉल्यूम डबल हो गया हमारा। अब 2 साल से हम लोगों ने किड्स वेयर और मेंस वेयर भी स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा वो जो वॉल्यूम जो था वो 100 CR क्रॉस कर गया। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास में सारी रेंज है, सारी क्वालिटीज़ है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेराइटीज़ को और बढ़ाना है। उसके लिए हम लोगों ने इस साल 2025 के अंदर एक हिंदुस्तान का बोल लीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरर अपने आप में कोई मैन्युफैक्चरर पहला मॉल ऐसा खोल रहा है जो 1 लाख स्क्वायर फीट में खुल रहा है। मैन्युफैक्चरर मॉल खोल रहा है जहाँ पे आप आइए, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर, आपको फैक्ट्री प्राइस के ऊपर आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। हर काउंटर पे अलग टेस्ट मिलेगा, आपको साउथ टेस्ट भी एक जगह मिलेगा, नॉर्थ भी मिलेगा, ईस्ट भी मिलेगा, बंदेज, चुनरी, बानी, पटोला, कांजीवरम, धर्मापुरम, जितने टेस्ट इंडिया के अंदर आप साड़ी का देखते हो और साड़ी का पूरा टेस्ट मिलेगा, कुर्ती का पूरा टेस्ट मिलेगा। मतलब वुमेंस वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर की कंप्लीट वेराइटी एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर आप वहाँ से ले सकते हो। सर, सूरत जो जाना जाता है मेनली वुमेन वेयर के लिए जाना जाता है और या फिर साड़ीज़ के लिए जाना जाता है। चलिए, साड़ीज़, कुर्तीज़ और वुमेन वेयर तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं सूरत में कई बार गया हूँ, कई बार घूमा हूँ, लेकिन किड्स वेयर और मेंस वेयर में मेरे ख्याल से कोई चुनिंदा लोग ही काम कर रहे होंगे या शायद कोई नहीं भी कर रहा हो। तो इसमें एंटर करने की आपने कैसे सोची? देखिए, सूरत एक डेवलपिंग सिटी है और सूरत हर चीज़ को अडॉप्ट करता है। अभी पिछले कोविड के बाद में मैं बताना चाहता हूँ, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त सूरत में ग्रोथ की है। जैसे आपने बताया कि 10% की CAGR से ग्रोथ हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, लेकिन सूरत की ग्रोथ देखिए, ये तो टोटल आपने बताई। अपन सूरत की ग्रोथ देखिए, साड़ी के अंदर 10% हो सकती है, लेकिन किड्स वेयर के अंदर कम से कम 25 से 30% के CAGR से किड्स वेयर का डिपार्टमेंट सूरत के अंदर ग्रो कर रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर आपको किड्स वेयर की सबसे बड़ी मंडी आपको सूरत नज़र आएगी, मेंस वेयर की सबसे बड़ी मंडी सूरत आपको नज़र आएगी, क्योंकि माल पूरे इंडिया के अंदर जो जाता है, फैब्रिक जो जाता है वो सूरत से जाता है। हाँ जी। तो आप जैसे इंदौर में किड्स वेयर बन रहा हो, जैसे आपको जबलपुर में किड्स वेयर बन रहा हो, बॉम्बे में किड्स वेयर बन रहा हो, कलकत्ता में किड्स वेयर बन रहा हो, तिरुपुर में किड्स वेयर बन रहा हो, लुधियाना में किड्स वेयर बन रहा हो, दिल्ली में किड्स वेयर बन रहा हो, वो सारा किड्स वेयर का कपड़ा है वो सूरत से जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट भी उनको नहीं पहुंचा रही कि अपने नहीं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इन्हीं स्टेट के जो लोग हैं वो सब सूरत मूव हो रहे हैं, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं और वहाँ से ही सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडवांटेज ये हो गया कि लो कॉस्ट भी आने लग गई, मंडी के अंदर सीधा डायरेक्ट फैब्रिक भी मिलने लग गया और इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप इस तरीके से हो रही है। और फिर गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है बिजनेस के प्रति, तो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर सब्सिडी का बहुत ऑप्शंस है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा को फ़ायदा मिलता है। आपको कोई सेटअप करना है तो बड़े कुछ लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, जगह अच्छी खुली मैदान आपको मिल जाते हैं, कम पैसों के अंदर, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अच्छा बिजनेस रन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी इकोनॉमिक डेवलप कब होती है, जब वहाँ पे उस टाइप की लेबर हो। बिल्कुल। तो सूरत में टेक्सटाइल के लिए लेबर की कभी कमी आती नहीं है, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूरे पेन इंडिया से वहाँ पे आपको लेबर्स और काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। हाँ, मंडी है ना, आप किसी भी बड़ी मंडी में जाइए, वहाँ पर आपको उसी प्रोडक्ट के ग्राहक भी मिल जाएंगे, उसी प्रोडक्ट के दुकानदार भी मिल जाएंगे और काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो सूरत तो जाना ही खूबसूरती के लिए जाता है, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो परिधान हो। बिल्कुल, मतलब ड्रेसेस के लिए भी और हीरो के लिए भी। तो यहाँ पर तो हम ड्रेसेस की बात करेंगे। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वुमेन वियर के लिए लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन आज कैसेजा टेक्सटाइल एक फैमिली वियर हो गया है। मैं मेंस वियर की बात भी नहीं करूँगा, किड्स वेयर की बात भी नहीं करूँगा, कंप्लीट फैमिली वियर का किसी को काम करना हो, किसी को बिजनेस करना हो, तो आज कैसेजा टेक्सटाइल एक नाम उसके लिए है। बिल्कुल सर। सूरत में सर जैसे ही आप रेलवे स्टेशन उतरोगे, जो हमारा नया वेंचर आ रहा है सूरत में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है नया वेंचर, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का पूरा मॉल, नया वेंचर हम लोगों ने। अब इसके पीछे भी हमारा लॉजिक था कि हमें अगर 100 करोड़ के वॉल्यूम को और क्रॉस करना है तो उस वॉल्यूम को कैसे क्रॉस किया जा सकता है। तो उसके लिए कस्टमर्स इतने सारे आ रहे हैं सूरत के अंदर, तो उनको एक माहौल देना पड़ेगा, उनकी बाइंग कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो आपको वेराइटीज और देनी पड़ेगी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कस्टमर को ही मिल रहा है और डायरेक्ट एक दलाल भी नहीं है, और डायरेक्ट आप सूरत आइए, ये सारी फैसिलिटी हम लोगों ने दी है। आपको वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी भी है, आप घर से माल परचेसिंग करना है तो हमारे से जुड़कर वीडियो कॉलिंग से परचेसिंग कर सकते हो। ऑनलाइन डिपार्टमेंट हम लोगों ने बना रखा है। हम लोगों ने आपका मेक टू ऑर्डर का अगर प्रोग्राम आपको देना है, आपके पास में आंगनवाड़ी का या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आता है वो हम लोग देते हैं। तो हमारे पास में मल्टीपल्स व्यापार है। अगर आप सोचिए कपड़े के अंदर मुझे किस टाइप का व्यापार करना है, आप हमसे जुड़कर कोई भी टाइप का व्यापार कर सकते हैं। अब
हम फ्रेंचाइजी की बात करेंगे, क्योंकि आज हम फ्रेंचाइजी बताओ पर बात कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी की बात तो करनी होगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उन सभी लोगों के बारे में जिनके पास पूंजी कम है, कुछ घर से करना चाह रहे हैं या छोटी सी दुकान से करना चाह रहे हैं, तो क्या केसरिया टेक्सटाइल उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी देता है? बिल्कुल सर, देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बनी उन्हीं के लिए है जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बनी उनके लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। देखिए हर बिजनेस का एक मोटो होता है, किसी को प्रीमियम सेगमेंट के व्यापारी चाहिए या कंज्यूमर चाहिए, और किसी को उन लोगों के साथ में एक परिवार के जैसे जोड़ने वाला बिजनेसमैन कहलाते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी ने एक परिवार की तरह काम किया, तब जाके उनके पास में इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ। तो वो आइडियोलॉजी पे हम लोग भी वर्किंग करते हैं। अब हमारे पास में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो एक वुमेंस अगर इनिशियल बेसिस पे 25-50 हज़ार रुपये की लागत से भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो हमसे जुड़कर वो व्यापार कर सकती है। हमारे यहाँ पे कोई ना नहीं है उनको कि आप 25,000 से हमसे माल नहीं ले सकते। आपके पास में जितना पैसा है उससे व्यापार चालू कर सकते हो, क्योंकि कपड़े का बिजनेस हमेशा ये बोलता है कि आपके पास में वेराइटीज अच्छी होनी चाहिए, माल तो अपने आप बिक जाएगा। अब घर से अगर 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको हम लोग वेराइटी कैसे देते हैं? हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि हम लोग एक सेट, जो 4 साड़ी का सेट होता है, 4 कुर्ती का सेट होता है, उसको एक सेट बोलते हैं। आपको हम लोग एक कैटेगरी सजेस्ट करते हैं कि आप अगर आप 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो साड़ी का स्टार्ट कर लो, कुर्ती का स्टार्ट कर लो। तो जैसे मान लीजिए साड़ी से किसी ने स्टार्ट किया तो 4-4 पीस का एक सेट होता है। तो अलग अलग 4-4 पीस से हम लोग 50 सेट 40 सेट से उनको अलग अलग डिजाइन भी दे देते हैं, फैब्रिक भी दे देते हैं, क्वालिटी भी दे देते हैं, रेट भी उनको मैन्युफैक्चर की मिल गई, घर जाके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब उनको बिजनेस की गाइड भी देते हैं कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनसे 4 लोगों के नंबर मांगो, उनसे आप 4 लोगों के नंबर मांगो, तो एक चेन बनाओ, अपना नेटवर्क बनाओ, आपके पास में क्लाइंट भी हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आपके पास है, माल जितना बिकता है उसका 50% वापस से माल मंगवाते भी रहो। तो एक साइकिल अगर आपने समझ ली तो 50,000 वाला बिजनेस है लाखों तक पहुंच सकते हैं। क्या इन लोगों को आज चुनौतियां नहीं मिल रही हैं? क्योंकि अमेजन पे बड़ी सस्ती चीज़ें बिक रही हैं, मंत्रा पे बहुत सस्ती चीज़ें बिक रही हैं, तो ये सब कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं जो घरेलू व्यापार कर रहे हैं इन लोगों को? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के जो प्रोडक्ट है और ऑफलाइन का प्रोडक्ट है, दिन और रात का फर्क है। ओके। ऑनलाइन के अंदर आपने जो साड़ी देखी है वो कभी आपको ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलेगी, जो आपने ऑफलाइन में साड़ी देखी है वो आपको ऑनलाइन में देखने को कभी नहीं मिलेगी। टेस्ट दिन रात का फर्क है। ऑनलाइन के अंदर जो कंज्यूमर है, जो पहनता है वो क्विक पहनता है, माल आया, कपड़ा मंगाया, क्विक पहनेगा। और ऑफलाइन के अंदर है वो सीजनल, फेस्टिवल, वेडिंग, उसके अकॉर्डिंग कपड़ा परचेज करता है। तो दोनों का माइंडसेट अलग है। तो जब कंपैरिजन ही नहीं है प्रोडक्ट का तो उससे कोई लेन देन भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑनलाइन के अंदर अपन क्विक प्रोडक्ट मंगाते हैं। जैसे आज ही हमें कहीं जाना है तो क्विक मंगवा लिया, आज हमें कोई ड्रेस पहननी है, नाइट वेयर मंगवाना है तो वो मंगवा लिया। तो दोनों प्रोडक्ट भी अलग है। और सबसे बड़ी बात है सर, ऑनलाइन की जो क्वालिटी आती है और ऑफलाइन की क्वालिटी आती है उसमें भी रात दिन का फर्क है। जो ऑनलाइन के अंदर साड़ी आती है और वो साड़ी और ऑफलाइन की साड़ी, रात दिन का आपको फर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कोई ऑफलाइन में अपने पड़ोसी से लिया है या जानकार से कोई साड़ी परचेज की है, 1 महीने बाद वो ख़राब हो गई तो आप उसके पास चले जाओगे। ऑनलाइन में किसके पास जाओगे? वो भी बात ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन अपने आप में एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया अभी आज के टाइम में इंडिया के अंदर। इंडिया का मतलब जो सेलिंग पावर है उसका 16 से 17% ये हिस्सा ऑनलाइन के अंदर चला गया। आप सोचिए, आपने $300 बिलियन की आप जो बोल रहे हैं इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनने वाली है, उसके अंदर 16% मतलब 50 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ऑनलाइन ने अपने आप को कवर कर ली और डेफिनेटली बढ़ भी रही है। लेकिन प्रोडक्ट वाइज देखी जाए, कैटेगरी वाइज देखी जाए तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ऑफलाइन आना पड़ा है। जैसे देखिए टाटा का जूडियो मार्केट के अंदर है, वेस्टफील्ड मार्केट के अंदर है, रिलायंस का ट्रेंड मार्केट के अंदर है, उनको भी ऑफलाइन आना पड़ा है क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन के अंदर एक जो रेशियो है, जो प्रोडक्ट है वो अपने शो कर रहे हैं, उससे रिटर्न्स का, जीआर का इतना झमेला है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर नहीं है। इसलिए आप देखो, आप सारे जूडियो, ट्रेंड्स, वेस्टफील्ड, स्टाइलअप, मैक्स, लाइफ स्टाइल, सुपर शॉप सब सक्सेस जा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन के अंदर जितना पोटेंशियल है उतना ऑनलाइन के अंदर पोटेंशियल कभी एज ए बिजनेसमैन कभी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऑफलाइन का मजा ही अलग है। आप कपड़े को पहन के, देख के, छू के, और फैशन में है ही क्या, फैशन में यही चीजें तो हैं। आपको फोटोग्राफी में कभी असली चीजें पता चल ही नहीं सकती हैं। 100% सर। हम लोग ऑनलाइन कैसे माल भेजते हैं? हम लोग हमारे वीडियो कॉलिंग से माल भेजते हैं। जो प्रोडक्ट वो लेके जाता है उसको रिपीट उसी में डिजाइन देनी होती है तो हम लोग ऑनलाइन उनको फोटोज भेजते हैं, उससे हम लोग माल भेजते हैं। हमारे प्रोडक्ट को हम लोग
अगर ई कॉमर्स बिजनेस में उतारे तो वो प्रोडक्ट की रेट बहुत हायर चली जाएगी, क्योंकि उनका भी कमीशन है, आज 30 से 40% का कमीशन है कि ई कॉमर्स कंपनियां लेती बिल्कुल। हैं। तो आप सोचिए कि मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 130 रुपये हो गया, कल को वो वापस से आप पसंद नहीं आया, वापस से आप मेरे को जीआर करोगे। तो ये एक साइकिल प्रोसेस में हर कंपनियां परेशान है, और फिर कंपटीशन इतना है कि जीरो कमीशन के अंदर कंपनियां वो भी डिलीवरियां देती हैं। तो वो एक सेगमेंट ही पूरा अलग है। अगर बिजनेस करना और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करना है तो B2B सेगमेंट के अंदर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर जबरदस्त बिजनेस मिलेगा, जैसे आप लोग कर रहे हो। बिल्कुल सर। और अभी तो आप, मैंने सुना है कि केसरिया टेक्सटाइल शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहा है, जगह जगह लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। केसरिया टेक्सटाइल का ब्रांड आप अपने शहर में फ्रेंचाइजी के रूप में शुरुआत कर सकते हो, तो क्या है, किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की जो फ्रेंचाइजी का मोटो जो था, हर चीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कहीं ना कहीं कोई जब गैप नजर आता है तब मैं बिजनेस को ही तलाशता हूँ, अदरवाइज हम हमारे बिजनेस में एक्सपांशन ही करते रहते हैं। अभी मैंने क्या देखा यहाँ पे कि कस्टमर जब आ रहा था हमारे पास में, जैसे 20 लाख का उसका बजट है, 50 लाख का उसका बजट है, तो वो अपनी दुकान के ऊपर जो फर्नीचर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगा के आता था। आया बोलता है कि 20 लाख रुपए का मुझे फर्नीचर बनाना है, तो उसकी जो कॉस्ट रहती थी फर्नीचर की वो 10-12 लाख रुपए खर्च करके आता था। अब 5-7 लाख रुपए का उसको माल लेना है और 12 लाख रुपए फर्नीचर में लगा के आया, तो उससे वो रिटर्न कमाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। हाँ जी। तो जो अपन बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट कब होगा, तो ब्रेकआउट होने में 4-5 साल का समय लग जाता है, इतने में तो बंद करने की सोचने लग जाता था। बिल्कुल। तो मैं कस्टमर को समझाता था बहुत कि आप इतना रुपया खर्च मत करो, आप 3 लाख 4 लाख का फर्नीचर बनाओ और बाकी पैसा सारा स्टॉक में वेराइटीज बनाने में लगाओ, जिससे कस्टमर आपका टिका हुआ रहे। लेकिन कस्टमर पहले से फर्नीचर बना के आते थे, तो ये समझाते समझाते मुझे ये लगा कि ये काम क्यों ना मैं ही करके दे दूँ सामने। दूसरा एक पॉइंट और था कि जैसे अपन दिल्ली में बैठे आज, तो दिल्ली में जॉब कर रहा है लड़का, उसकी वाइफ जो है मान लीजिए MP भोपाल के अंदर है, वो दिल्ली में लड़का जॉब कर रहा है, भोपाल में उसको दुकान करवा के देनी चाहिए, पढ़ रही है और दुकान भी वहाँ पे है उसके पास में। अब वो अपनी दिल्ली की जॉब छोड़ के वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली की जॉब छोड़ी नहीं जा सकती। बिल्कुल। अब उसको बिजनेस कैसे कराए, अपनी वाइफ को, अपने फादर्स को, अपने मदर्स को या अपनी सिस्टर को, तो वो करा नहीं पाता था। वो हमारे पास कॉल आते थे, सर मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे कपड़ों का दुकान तो खोलनी है, अगर कपड़ों की दुकान सक्सेस हो गई तब मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। हाँ जी। तो एक और ये चीज़ मुझे लगी कि हम लोग कल को ये काम कर दें और उसकी हेल्प हो जाए और वो ग्रो हो जाए, तो अपना नौकरी को स्विच करके उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिली, बातचीत करने को मिली। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंतर्गत हम लोग एक केसरिया बाजार के नाम से हम लोग एक फ्रेंचाइजी आउटलेट देते हैं, जिसमें एक मिनिमम मॉडल के अंदर हम लोग काम देते हैं। जैसे मिनिमम में बात करूँ तो एक मिनी मॉडल हम लोगों ने निकाला 12.5 लाख रुपए का, फिर मेगा मॉडल निकाला हमने 25 लाख रुपए का, एक एक्सक्लूसिव मॉडल निकाला 50 लाख रुपए का। तो ये 3 मॉडल बनाए, उसके अंदर हम लोग फर्नीचर, इंटीरियर हम लोग देते हैं, पूरा माल हम लोग देंगे, उसके अंदर आपका पूरा ओपनिंग हम लोग करवा के देते हैं, सोशल मीडिया हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, IT का पूरा काम हम लोग करते हैं, कैमरा सेटअप हम लोग करके देते हैं, मतलब ओवरऑल उसकी पूरी दुकान रेडी करके उनके हाथ में हैंड ओवर करते हैं। मतलब 12.5 लाख रुपए किसी के पास है तो वो केसरिया टेक्सटाइल की केसरिया बाजार फ्रेंचाइजी ले सकता है, और उस पर उसका एंड टू एंड पूरा सपोर्ट और पूरा दुकान रेडी आप करके दे देंगे उसे। बिल्कुल सर। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको मिलती है, बिल्कुल। दूसरा उसका टाइम खराब नहीं होता है, तीसरी चीज वो जो चाहता है मार्केट में उसका एनालिसिस करके हम लोग माल देते हैं। कोई भी चीज़ हवाबाजी नहीं होती है, सारा पहले प्लान डिजाइन किया जाता है, मार्केट में क्या बिकेगा, कंपटीशन की आइटम क्या है, कौन सी रेट को किस रेट में बेचना है, वो हम लोग पहले डिजाइन करते हैं, कंपटीटर को समझते हैं, आजू बाजू वालों को समझते हैं, सब समझ के उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग देते हैं। इतनी मेहनत हम लोग पूरा काम करके फिर उसकी खुलवाते हैं, तब वो सक्सेस के जो चांसेस हैं, जो अपने लेवल पे वो डिसीजन लेता और आज हमारे साथ मिलकर डिसीजन ले रहा है, तो उसके सक्सेस के चांस है वो कम से कम मल्टीपल्स 10 टाइम्स हो जाते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पर आपने 3 अलग अलग मॉडल बताए, एक 12.5 लाख का मिनी मॉडल, एक मेगा मॉडल, एक एक्सक्लूसिव मॉडल। इन तीनों मॉडल में फर्क क्या है इन्वेस्टमेंट के अलावा? बिल्कुल, देखिए पहला जो मॉडल है मिनी मॉडल है, उसमें हम लोग एक ही कैटेगरी को देते हैं। आप जैसे साड़ी की कैटेगरी ले लीजिए, जैसे कुर्ती की ले लीजिए, किड्स वेयर ले लीजिए, मेंस वेयर, सिंगल एक कैटेगरी देते हैं। एक ही कैटेगरी आएगी, एक ही माल आएगा, उसका आपके पास पूरी रेंज मिल जाएगी। पूरी रेंज हम लोग बना के देते हैं।
25 लाख वाले के अंदर हम लोग 2 से 3 कैटेगरी देते हैं। जैसे साड़ी से रिलेटेड क्या हो सकता है, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर वगैरह हो सकता है। कुर्ती से रिलेटेड हो सकता है वेस्टर्न वियर, बॉटम वियर हो सकता है। सूट से रिलेटेड हम लोग साड़ी सूट कुर्ती का कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं। लहंगे के अगर लहंगे का कोई लेना चाहता है तो लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन, सरारा गरारा हम लोग सेट कर देते हैं। तो मल्टीपल्स वैरायटी बना के एक स्टोर रेडी कर देते हैं। और 50 लाख वाला जो मॉडल है उसके अंदर एक कंप्लीट फैमिली स्टोर हम लोग बना के देते हैं, जिसमें वुमेन्स वेयर भी आ जाता है, किड्स वेयर भी आ जाता है और मेंस वेयर भी आ जाता है। तो कंप्लीट एक वुमेन्स वेयर का पूरा स्टोर खुल जाता है। तो कस्टमर कोई भी आओ, आपके पास में माल लेके ही जाएगा। और मतलब एक छोटा मोटा मॉल खुल गया भाई, आओ दुकान खुल गई, आपको शोरूम पूरा अपने एकदम लिए, हाँ, शानदार शोरूम खोल के देते हैं, अपने लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और सर जो हमारा इंटीरियर बन रहा है, मैं हमारी इंटीरियर की एक विशेषता बताता हूँ। पूरा एक थीम बेसिस पे हम लोग बनाते हैं कि किड्स जोन को किड्स जोन जैसा बना रहे हैं, मेंस वेयर के जोन को मेंस वेयर जोन जैसा बना रहे हैं, वुमेन्स वेयर के जोन को वुमेन्स वेयर जैसा बना रहे हैं। उससे फील वो आती है कि आप मेंस वेयर की दुकान में बैठे हो, ना कि कोई वुमेन्स वेयर की दुकान में बैठे हो। किड्स वेयर की थीम के अंदर जो बच्चों के लिए जो आर्टिकल चाहिए, उस डमीज, शोज वगैरह सब कुछ हम लोग एक यूनिक मॉडल लेके आए हैं। उस यूनिक मॉडल का फ़ायदा भी हमारे कस्टमर्स को मिल रहा है, जो हम लोगों ने पहले शेयर करके उनको बना के दिया था, अब हम लोग केसरिया बाजार के नाम से अब हम लोग खुद करके दे रहे हैं। तो इसमें जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनके ROI कितने समय में निकल जाता है? मान लीजिए कोई मिनी, मेगा या फिर एक्सक्लूसिव आपके साथ ले रहा है। देखिए, अगर आप ROI की बात करें तो जैसे 12.5 लाख का मॉडल है, अगर वो 10 से 15 हज़ार रुपए की सेल डेली कर लेता है तो उसका 18 से 24 महीने के अंदर अंदर पूरा ROI निकल जाएगा। ओके। और उसके अंदर मेगा मॉडल की बात करूँ तो 24 से 30 मंथ लगते हैं, और एक्सक्लूसिव मॉडल के अंदर 36 मंथ लग जाते हैं आपके ROI निकलने में। 36 मंथ। फिर उसके बाद आप कितने समय तक फ्रेंचाइजी उनका रिन्यूअल रहता है, या फ्रेंचाइजी टर्म कितना समय के लिए होता है आपका? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली 5 साल का एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, जिसमें 3 साल का हमें रेंट एग्रीमेंट उनका चाहिए होता है। 2 साल का रेंट एग्रीमेंट नहीं दे तो भी चले, लेकिन एक कंडीशन हम लोग रखते हैं कि 3 साल के अंदर आप वो जगह प्लेस चेंज नहीं कर सकते हो। ओके। उसके बाद में आप वो जगह और प्लेस को चेंज कर सकते हो। तो एक एग्रीमेंट हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर आपका GST का सर्टिफिकेट है, फायर का सर्टिफिकेट है, NOC है, LOC है, LOI है, सब कुछ हम लोग कंप्लीट करके हम लोग काम करके देते हैं। तो हमारा केसरिया बाजार खुलने का उद्देश्य यही है, मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे से जो कस्टमर्स जुड़ रहा है, जो नया स्टार्टअप कर रहा है, उसको फर्स्ट डे से अगर एक अच्छा सप्लाई मिलता है, फर्स्ट डे से अच्छी कंसल्टेंसी मिलती है, फर्स्ट डे से उसका बिजनेस का प्लान हम लोग बनाते हैं, तो उससे उसके ग्रोथ करने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। 12.5 लाख रुपए हो सकता है जो बिजनेस पॉइंट में सोचूं तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसकी दिन रात की कमाई है। तो मैं उसकी कमाई को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उसका 12.5 लाख रुपए का रिटर्न उसको मिलना चाहिए, और एक ऐसी आजीविका का साधन होना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ियों को वो अच्छा बिजनेस देके जाए। सर, आप क्या देखते हैं कि किनको ये फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेंचाइजी फेलियर के बड़े रीजन क्या होते हैं? सही लोकेशन पे नहीं खोलना, सही पर्सन अगर ना करे, या फिर फाइनेंसेस उसके पास उतना ना हो जितनी रिक्वायरमेंट हो। तो केसरिया बाजार क्या देखता है कि मैं किसको फ्रेंचाइजी दूंगा या किनको ये फ्रेंचाइजी करनी चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। देखिए, हमारा उद्देश्य फ्रेंचाइजी बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपकी दुकान को सक्सेस करना। बिल्कुल। अगर हम हमारे नाम को अगर किसी भी कंडीशन के अंदर दे रहे हैं, हम पहली बात, हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते हमारी फ्रेंचाइजी, कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है, कोई तरीके की फीस नहीं है। हमारा एक ही मोटो है कि आपकी दुकान जो खुलेगी वो सबसे एरिया में सबसे टॉप होनी चाहिए। वाह। अब कस्टमर्स कोई आ रहा है हमारे पास में, तो वो क्या सोच के आ रहा है और हमें किसको अपना नाम देना है। हम लोगों के पास में अभी 3,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी चल रही है, उसमें से हम लोगों ने अभी तक 16 फ्रेंचाइजी दी है। 3,000 इंक्वायरी में से सिर्फ 16 फ्रेंचाइजी दी है? बिल्कुल सर, 3,000 इंक्वायरी में से सिर्फ 16 फ्रेंचाइजी दी है। तो आप सोचिए हम लोग कितना चूज करते हैं एक फ्रेंचाइजी देने के अंदर। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने पैसा दे रहा है और पैसा दिया तो मेरे को क्या है, मेरे को तो फ्रेंचाइजी बेचनी है। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे पास में अगर मैंने 100 फ्रेंचाइजी मैंने मेरे इस कार्यकाल में बनाई, 10 साल में बनाई मैंने, तो 100 की 100 इतनी बढ़िया हो कि उसके एरिया के अंदर दूसरा कंपटीटर उसका खड़ा ही नहीं हो सके। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंचाइजी चलाना बहुत बड़ा टास्क होता है। उस टास्क को अचीव जब भी कर सकते हैं जब हमारा जो फ्रेंचाइजर है वो एक अच्छी ग्रोथ वाला हो, अच्छी मेहनत वाला हो, अपने आप को वो संभाल सके, हर सिचुएशन को चेस कर सके, मंदी तेजी झेल सके, फैशन को समझता हो,
टेस्ट को समझने लग जाए, कस्टमर से बिहेवियर में वो अच्छा हो, कस्टमर उसकी तारीफ करे, कस्टमर रिपीटेशन वो बढ़ाने में दमखम रखता हो, तो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में हम लोग फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करते हैं। सर अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई केसरिया बाजार की फ्रेंचाइजी क्यों ले। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर की बात कर लीजिए, वहाँ पर कपड़ों की होलसेल मंडी है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो मेंस वियर, वुमेन वियर, किड्स वियर में काम कर रहे हैं। सूरत तो अपने आप में गढ़ है, तो केसरिया बाजार की यूएसपी क्या है सर? आज फैशन इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं फ्रेंचाइजी, तो केसरिया बाजार से क्यों ले? देखिए, हम लोगों ने छोटे कस्टमर्स जो है, जैसे घर से बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको उठा के दुकान तक लेके जाते हैं, तो उसका मोटो क्लियर हो जाता है कि मुझे 50,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब मैं दुकान की ओर बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चीज़ चाहिए। उसको दुकान की लोकेशन उसको समझ नहीं रहती है, उसको चीज़ें सारी समझ नहीं रहती है, प्रोडक्ट क्या बिकेगा। तो हमारे पास में हमारा मोटो सिर्फ फ्रेंचाइजी बेचना नहीं है, उनके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है। हम हमारे ब्रांड को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन एक फैमिलियर जैसा कनेक्शन बने, तब जाके हमारी दुकान को हम दुकान समझ सकते हैं। फ्रेंचाइजी के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक डाटा शीट देखी, हाँ 200 फ्रेंचाइजी चल रही है, इसका आरओआई इतना आ रहा है, मेरा इतना मेरा माल जा रहा है, ये एरिया मेरा साउथ जोन अभी कमज़ोर चल रहा है, ये वेस्ट मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, इस पर 5 आदमी लगा देता हूँ, 7 नहीं चल रहा है, इसमें रिटर्न नहीं आ रहा, तो इसमें आदमी नहीं बेचता हूँ। तो वो मोटो नहीं है। हमें 50 खोलनी है, 40 खोलनी है, वो हमारे एक परिवार का हिस्सा बनाना हमें। अगर हमने 100 बना लिए, 50 बना लिए, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर उसका नुकसान है तो वो सेम नुकसान हमारा है। तो हर चीज़ को समझ के हम लोगों ने एक अच्छी तरीके से समझ के उन लोगों को जोड़ा हुआ है। 16 के 16 आप मानोगे नहीं, वो हमारे माल के बारे में कम पूछते हैं हमसे ये पूछते हैं कि बिजनेस को बढ़ाए कैसे और कैसे ग्रो करे। हम हमारे से क्वेश्चन ये पूछते हैं। उनको समझ में आ चुका है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, लेकिन जो नेचर है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे नेचर को अडोप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे व्यवहार को अडोप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। माल तो आज नहीं तो कल बिकने लग जाएगा। अगर आपने व्यवहार ही समझ लिया, लोगों का इच्छा शक्ति को ही समझ लिया, तो 101% आपकी बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बाकी लोगों से अलग है। नहीं, वो तो आपके सर यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ वीडियोस, और यूट्यूब पर आप खाली केसरिया टेक्सटाइल लिख लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस नज़र आ जाएंगे रितेश जी के, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोडक्ट अपनी जगह है, प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ सर्विस और आपको एक सेटिस्फेक्शन, ये 2 चीज़ें अगर आपको मिलेगी तो रितेश जी के पास मिल सकती है, हम ये कह सकते हैं। अभी आपने नुकसान की बात की सर, मैंने फैशन इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से देखा है। इसमें जो एक बड़ा नुकसान होता है वो होता है डेड स्टॉक का। मतलब आपका माल जम गया जी, वो बिक ही नहीं रहा, लिया था 100 रुपये का, 20 रुपये में बिक जाए तो बड़ा गनीमत है। इसका सॉल्यूशन आप क्या देते हो सर? बिल्कुल सर, ये देखो दोनों सॉल्यूशन मैं बताता हूँ इसके। एक हमारे जो रिटेलर्स या जो हमसे माल लेते हैं वो, हाँ। और एक हमारे लेवल पे हम लोग भी माल बहुत बनाते हैं। हाँ जी, इतना माल बनाते हैं डेली बेसिस पे। हमारी प्रोडक्शन साइज अभी चल रही है 25 से 30 हज़ार पीस की। 30 से 35 हज़ार पीस हम लोग डेली हमारा माल बन जाता है। तो सारा माल तो बिकता नहीं है। अब हम लोग माल क्या करें? तो हमें पता है हमारी डिमांड जून मंथ के अंदर इतनी होगी, तो हम लोग शॉर्ट सप्लाई रखते हैं हमेशा। उससे हमारा डेड स्टॉक कम से कम 5 से 10% नीचे आता है। ओके, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का डेड स्टॉक हर मंथली गिर रहा है, तो अगर मैं शॉर्ट सप्लाई रखता हूँ तो वो डेफिनेटली 60-70 लाख रुपए आ जाता है। अब 60-70 लाख रुपए का हम लोग डेड स्टॉक जो है हमारे कस्टमर्स को कभी नहीं बेचते हैं। पुराना माल हम लोग कभी भी नहीं बेचेंगे हमारे कस्टमर्स को। हम लोग क्या करते हैं, उसकी लेबल टैग निकाल के उसको लोट में माल बेच देते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का ब्रांड फिर नहीं रहता है। उसको एज ए ऑर्डिनरी सामान्य माल समझ के हम लोग भेज देते हैं, क्योंकि टैग, स्टिकर, उसकी थैली, पॉलीथीन, बॉक्स वगैरह सब केसरिया का हटा के उस माल को बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? अगर मैंने वो माल सस्ता बेचा तो हमारे जो रिटेलर कस्टमर है, जो होलसेलर कस्टमर, उनको तकलीफ आ जाती है, क्योंकि ये एक डेड स्टॉक को बेचने में 25-50% सस्ता बेचना पड़ता है, और वो सेम डिजाइन ही बेची जाती है जो हम लोगों ने पहले बेची है। अगर वो टकराएगी तो उसका रेट ऑब्वियसली बात है कि 50% सस्ता मिलेगा। तो इसलिए हमारे टैग, स्टिकर हम लोग निकाल के माल को बेचते हैं। अब जो हमारे एंड जो कस्टमर्स है, जो हमसे माल लेके जा रहे हैं, उन लोगों के पास में जो डेड स्टॉक निकलता है, तो हम लोगों ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आपके पास में विदिन 3 मंथ्स के अंदर अगर माल नहीं बिकता है तो सेट टू सेट जो माल है हम लोग वापस आपका ले लेंगे। ओके, आपने उस सेट को तोड़ लिया
और आपके पास माल नहीं बिक रहा, तो हमारे यहाँ पे हर मंथली एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि डेड स्टॉक को कैसे निकाले, वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग बताते हैं कि माल को कैसे निकाला जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो आपको ये एक पॉइंट जो दर्द है वो लेके हमेशा चलना ही पड़ेगा कि डेड स्टॉक को हमें सेल के द्वारा ही निकालना है। मतलब 1% तक जायज, जैसे आप अमेजन पे बेच रहे हैं या कहीं पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आरटीओ तो होगा ही, लेकिन वो कितना परसेंटेज होगा उतना अचीव कर लिया तो ठीक है, उससे ऊपर जा रहा है तो दिक्कत है। इसी तरीके से डेड स्टॉक अगर 2%, 3%, 1% आ रहा है तो ठीक है, उसको हम लोग सेल में करके निकाल देंगे। साल में एक बार सेल लगा दोगे, महीने में सेल लगा दोगे। हम लोग समझाते हैं कि आपके पास में माल, अगर आपका सीजन के लास्ट जो पीरियड होता है, टेक्सटाइल में क्या है 4 सीजन आती है, 3-3 महीने की 4 सीजन आती है, तो सीजन के एंड के अंदर 10 दिन जो रहते हैं उसके अंदर आपके पास में जो भी माल बचा कुचा है आप उसी टाइम निकालने की कोशिश करो। आप मंदी के समय आप मत सोचो कि मुझे 50% का डिस्काउंट निकालना है। आपने 3 महीने के अंदर आपने 90 दिन होते हैं, 75 दिन आपने बहुत अच्छे से माल बेच लिया, लास्ट के 15 दिन के अंदर जो माल आपका था उसके अंदर डिस्काउंट लगा के उस माल को 0 कर दीजिए। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। आज के टाइम में अगर डेड स्टॉक निकालना है तो सीजन टू सीजन माल निकालना चाहिए। आप मंदी के अंदर लेके बैठते हो और 50% डिस्काउंट लगाते हो, एक तो ग्राहक की वैसे ही नहीं है, और जो 50% डिस्काउंट लगाते हो तो वो जो सेल आती है उससे आपको फायदा भी नहीं मिलने वाला है। तो सीजन के अंदर ही आप लगा दो तो 10-20% का नुकसान होता है, लेकिन माल सारा क्लियर हो जाता है। ये आप देखोगे अक्सर कि जब विंटर्स खत्म होती हैं तो विंटर्स खत्म होने से पहले ही विंटर्स प्रोडक्ट पे सेल लग जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वो मौसम उस समय रहता है और उस सेल की वजह से उनका स्टॉक आउट हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है सर। ये एक हर एक छोटे से दुकानदार को, एक बड़े दुकानदार को स्ट्रेटेजी अपनानी ही चाहिए जिससे डेड स्टॉक नहीं। टेक्सटाइल कपड़ा क्या मांगता है, जगह मांगता है। हाँ जी, और वैरायटी मांगता है। जिसके पास जितनी बड़ी जगह है उसके पास उतना ग्राहक आता है, और जिसके पास जितनी वैरायटी है उसके पास उतने लोग उसके पास पहुंचते हैं। तो हमेशा ही मान के चलो, अगर कपड़े का धंधा कर रहे हैं अपन, तो हमें एक तो हमारे यहाँ पे जगह बनाई हुई रखनी है और वैरायटीज का खजाना हमेशा रखना है। ग्राहक कहीं नहीं जाएगा, ग्राहक पैसा देके जाएगा। ग्राहक आपकी दुकान देखता है, आपका व्यवहार देखता है, आपका कपड़ा बाद में देखता है। ग्राहक फील टच करने के बाद में समझ में आता है कि वो मेरे लायक है कि नहीं है। सबसे पहले तो वो एंटर करता है तो लोकेशन और आपके व्यवहार के कारण एंटर करता है, और आपका ब्रांड कैसा है। बिल्कुल तो ब्रांड तो आज आप बातचीत कर ही रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। सर, एक और प्रॉब्लम जो आती है, हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर में पानी और वानी बदल जाता है, लोगों का टेस्ट बदल जाता है। अब आप सूरत में बैठ के माल बना रहे हैं तो साउथ में कुछ अलग चलेगा, ईस्ट में कुछ अलग चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग चलेगा, दिल्ली में अलग होगा, मेरठ में अलग होगा। तो हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के टेस्ट को समझना, उन्हें उन्हीं के टेस्ट के अनुसार प्रोडक्ट देना, ये आप कैसे कर पाते हैं? बिल्कुल सर, देखिए हमारे 40 से ऊपर डिजाइनर्स हैं। ओके। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की सिटी को समझने के लिए अलग लोग हैं, तमिलनाडु के टेस्ट को समझने के लिए अलग लोग हैं, गुजरात को समझने के लिए अलग लोग हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जैसे गुजरात की बात करो तो गुजरात के पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर एक फैंसी रेंज जो पूरे इंडिया में चलती है वो तो बिकती है। हाँ जी। वहाँ पे एक दरबारी टेस्ट बिकता है, पटोला टेस्ट बिकता है, बंदेज लेहरिया टेस्ट वहाँ पे बिकता है, वहाँ पे सिल्क की साड़ी अलग बिकती है, वहाँ पे वहाँ का प्रोडक्ट हर 200 किलोमीटर के अंदर अलग हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें समझ में आया कि हर एक प्रोडक्ट की रेंज को बनाने के लिए अपने को कोई ना कोई डिज़ाइन, कोई ना कोई मैनेजर्स रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग हमारे प्रोडक्ट को उस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग बना ले। तो उसका सेक्शन हम लोगों ने डिवाइड किया कि ये गुजरात की दुकान है, ये सूरत के में जो टेस्ट बनेगा ये गुजरात का इसके लिए टेस्ट बनेगा, ये एमपी का टेस्ट इस दुकान पे बनेगा, ये टेस्ट बिहार का है, ये टेस्ट यूपी का है। तो हम लोगों ने एक ही छत के नीचे मल्टीपल सेक्शंस बनाए। तो वहाँ पे हम लोग सब इस चीज़ों को मेंटेन करने लगे, और प्रोडक्शन साइज पे डिज़ाइनर्स को हम लोगों ने अपॉइंट किया, जिससे वो उस चीज़ को परचेज कर सके, बना सके, काम कर सके। तो एक चेन स्टार्ट करेगी। माल गुजरात के हिसाब से खरीदा जाएगा या बिहार के हिसाब से या यूपी के हिसाब से खरीदा जाएगा, उसको खरीदा, उसका डिज़ाइनर्स उसके ऊपर वर्किंग करेगा, फिर माल बन के आएगा, फिर जो सेल्स ऑफिस है उसका गुजरात के सेल्स ऑफिस के ऊपर वो माल लगेगा और सैंपल दिखाया जाएगा, गुजरात के कस्टमर को टच किया जाएगा, उसकी सेल्स टीम बनाई। तो एक चेन बनाई हुई है हर स्टेट की, इसलिए हम लोग हर स्टेट तक पहुंचे हुए हैं। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। मतलब कि इतना इन डेप्थ जाकर काम करना पड़ता है अगर आपको हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाना है। तो सर, आपका मिशन और विज़न क्या है कि अगले 5 सालों में आप केसरिया टेक्सटाइल को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो मोटो बहुत बड़ा है। अभी तो बड़ा तो पहले नहीं था, लेकिन अभी बड़ा बन गया। हम लोगों ने जो आज ये जो ग्रोथ हम लोगों ने अचीव किया, हमारा ये टारगेट 2028 तक का था।
2025 में हम लोगों ने ग्रोथ कर ली इतनी, तो मतलब 6 साल के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो वॉल्यूम है 100 करोड़ प्लस चला जाएगा, लेकिन 2025 में हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें पोटेंशियल और नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने एक नया 80,000 स्क्वायर फुट, मतलब 1 लाख स्क्वायर फुट के समथिंग हम लोगों ने नया लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल हम लोगों को नज़र आ रहा है, अगर वो सक्सेस हुआ हमारा पूरा प्रोडक्ट, हम लोग जो देना चाहते हैं कस्टमर्स को, ट्रेंड्स के साथ में देना चाहते हैं, कस्टमर जब माइंड करता है कि मुझे आज ये क्वालिटी चाहिए, उसको वो क्वालिटी हमें देनी है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 250 करोड़ प्लस चला जाएगा। जिस जगह पे हम लोग अब नया वर्किंग करने जा रहे हैं, तो 250 करोड़ रुपए की सेल एक मैन्युफैक्चरर को लाना कपड़ों के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। और सेकंड चीज़ है कि आपको डिज़ाइनर्स के साथ में बैठना, फैशन इंडस्ट्री को फॉलो करना, ट्रेंड्स को फॉलो करना टेक्सटाइल के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक प्रोडक्ट है, जैसे ये बोतल है, तो इस बोतल को अगर को रिपीट बार बार बेचनी है तो इसका कितना भी बड़ा वॉल्यूम बनाया जा सकता है, लेकिन कपड़ों में ऐसा नहीं है। एक डिज़ाइन एक बार बन जाती है तो उसकी 1200 साड़ी, 1500 साड़ी, 2000 साड़ी बनेगी, फिर दोबारा आएगी तो नई डिज़ाइन बन के आएगी। तो उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम लाना एक हमारे लिए टास्क हो जाता है। तो हमारा विजन यही है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर हम लोग वो 200, 250, 250 करोड़ की सेल को अचीव करें। फिर अगर ये सेल अचीव हो जाती है तो हम हमारा एक्सपांशन पूरे इंडिया के अंदर जो हम लोगों ने सूरत में स्थापित किया है, वो पूरे पैन इंडिया आपको हर शहर, हर गांव के अंदर जैसे फ्रेंचाइजी है, उनके लिए होलसेल का सेक्टर हम लोग उसी स्टेट के अंदर ले आके आएंगे। बिल्कुल। और अगर आप बात करें मेंस वियर, किड्स वियर और वुमेन्स वियर बिजनेस की, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है इस बिजनेस में? देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये कभी बंद नहीं होने वाले हैं। जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक वो कपड़ा रहेगा। और कपड़े की परिभाषा बदल सकती है, आज मैं एथेनिक पहन रहा हूँ, कल वेस्टर्न पहनूंगा, कल कैजुअल पहनूंगा, लेकिन कपड़ा हमेशा बना रहेगा और कपड़ा बिकता रहेगा। आज प्रोडक्ट की ये डिमांड है तो हम लोग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आगे जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कपड़ा कभी बंद नहीं होने वाला है, कपड़ा आगे बढ़ने वाला ही है। परचेसिंग पावर लोगों ने बढ़ाई है, इंडियन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सेविंग का मामला कमज़ोर होता जा रहा है। 20 साल पहले आप देखते हर आदमी के पास सेविंग मिलती, किसी के पास भी पैसे मांग लो, सबके पास पैसे मिलते हैं। आजकल किसी के पास पैसे नहीं मिलते, सब लोनों पे चलने लग गए। तो परचेसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में एक इंसान को 10 ड्रेस की जरूरत होती थी तो अभी वो 50 खरीद रहे हैं। तो परचेसिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी है लोगों ने, उससे सेविंग को भले ही नुकसान हुआ है, लेकिन बाइंग कैपेसिटी हमेशा बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए, एक लेडीज़ की बात बताऊं तो एक लेडीज़ के अंदर आप पहले एक साड़ी पहनते थे, आज से 20 साल पहले मोस्टली साड़ी पहनी जाती थी। धीरे धीरे कुर्ती का ट्रेंड आया तो उसकी अलमारी पहले साड़ी के साथ में कुर्ती भरी, सूट्स हो गए, गाउन्स हो गए, वेस्टर्न वियर्स हो गया, क्रॉप टॉप, गाउन, शरारा वगैरह की अलमारी हो गई, नाइट वेयर की अलग अलमारी हो। तो कितनी परचेसिंग करनी पड़ती है एक लेडीज़ को अपनी अलमारी को सेट करने के लिए। तो परचेसिंग पावर डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई खतरा नहीं है, ग्रोइंग ही होने बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं केसरिया बाजार की या केसरिया टेक्सटाइल की, तो कोई आप सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे किसी की जिसने बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपके साथ शुरुआत की और आज अच्छा काम कर रहे हो? बहुत सारे सर, अनगिनत लोग हैं। अभी तो स्टार्टिंग का केस अब मैं आपको बताऊं, हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था। जैसे हम लोगों ने मार्केटिंग करी, बातचीत करी लोगों से, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे स्टार्टिंग के अंदर। रिपीट वो माल मंगवाते थे हमसे, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, हर वीकली सूरत आना, हर एक महीने से सूरत आना। 50,000 रुपए से 3.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक वो लेडीज पहुंची है। 50,000 से 3.25 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर तक वो पहुंचे हैं। तो ऐसी लेडीज को भी हमारे साथ में जुड़ते हुए देखा है। अभी रिसेंटली इस साल के अंदर, जैसे मई मंथ के अंदर 149 नए स्टार्टअप्स हम लोगों ने करवाए थे। अच्छा। 149 हमारे से स्टार्टअप हुए थे। पिछले 2024-25 का जो था 1617 या 1618 के आसपास हम लोगों ने नए स्टार्टअप्स कराए, नई दुकानें हमसे जुड़ के खुली थी। इस साल में मेरा आइडिया है, जहाँ तक हम लोग 2,500 के करीब नई दुकानें पूरे पैन इंडिया में खुल जाएगी, हमारे से पहली बार काम स्टार्ट करके। तो अब सोचिए कि इसमें कितना पोटेंशियल है काम के अंदर। ग्रोथ है तभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे व्यापार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें और मोटिव करती है कि लोग हमारे से जुड़कर हज़ारों लाखों रुपए तक पहुंचते हैं, लाखों से करोड़ों पे पहुंचते हैं। तो क्यों ना हम भी उनका और एक किस्सा बने, उनके सप्लायर के साथ साथ में एक अच्छे व्यक्ति बन के उनको अच्छा स्किल के साथ में हम लोग उनके साथ काम करें। बहुत बेहतरीन। आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और
जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने साथ जुड़ने की, क्वालिटी आप दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स की इंडिया को ज़रूरत है कि ना कि सिर्फ आप प्रोडक्ट दें बल्कि साथ साथ में उन्हें एडुकेट भी करें ताकि वो अपने क्षेत्र में ग्रो करें। और आप केसरिया टेक्सटाइल के साथ जुड़कर ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप छोटे से स्किल से शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेंचाइजी लेकर, आप चाहे मिनी, मेगा या फिर एक्सक्लूसिव जैसे भी जुड़ना चाहें, हर तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कोई लास्ट अपील करना चाहें या कुछ अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? बिल्कुल, दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ज़िंदगी भर नौकरी करता रह जाऊँगा या मेरी ग्रोथ जो है वो साल की जो ईयर की सैलरी बढ़ती है वहाँ तक ही रहना है, तो इससे अच्छा आप अपने घर के ऊपर या घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हो, उसको हर एक घर पे बिजनेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का कभी कोई मुकाबला नहीं है। बिजनेस आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखता है, बिजनेस आपके परिवार को आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिजनेस के अंदर इतनी ग्रोथ है कि आप अपने बिजनेस को अगर ऑटोमेट पर सेट कर दो तो आपको बिजनेस की इनकम हर मंथली आपको दिखेगी। नौकरी में आपको हर मंथली जाना होता है और बिजनेस के अंदर आपको जरूरी नहीं है। अगर आपने सेटअप बहुत अच्छा कर दिया तो आप 2 घंटा 4 घंटा भी ऑफिस में अगर जाते हो तो भी आप अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है नौकरी, लेकिन नौकरी के साथ में एक समय के बाद में आप अपना एक बिजनेस रन कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ना चाहता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म रेडी किए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर, जहाँ पे आप वुमेंस वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर की कंप्लीट वैरायटी हमारे साथ जुड़कर ले सकते हो और अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इंडिया के अंदर हाउसवाइफ को हम लोग बिजनेस कराएं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको हम लोग बिजनेस कराएं, रिटायर्ड हो गया उनको बिजनेस कराएं, जो कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि किस टाइप का बिजनेस करे उसको हम लोग बिजनेस करवाने की सजेशन देते हैं। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। ऑलरेडी अगर कोई व्यापार करके बैठा है कपड़ों का तो उसको एक अच्छी रेट के अंदर हम लोग कपड़ा प्रोवाइड करवाते हैं। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का